यानी केंद्रक दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। डीएनए के ऊपर ये हिस्टोन प्रोटीन जब लग जाता है तो बेसिक पार्टिकुलर शेप प्रदान करने का काम यही हिस्टोन प्रोटीन प्लस एसिडिक दोनों मिलकर न्यूट्रल इन नेचर बना देता है। हेलो एवरीवन, तो और क्या हाल चाल। आज हम बायोलॉजी सेक्शन का लेक्चर नंबर 11 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको आज न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम आज हेडिंग डालेंगे केंद्रक और चीज़ों को बिल्कुल फिगर के माध्यम से एक एक चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रक्चर से हम समझेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ों ये समझने वाला टॉपिक है, इसको हम बिल्कुल वेल डिफाइंड डायग्राम के द्वारा चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे हम गैप बनाएंगे, जिसको हम आगे जाकर के न्यूक्लियर पोर नाम देंगे, है ना। न्यूक्लियर पोर नाम देंगे हम इसको आगे। अभी आप देखते रहें। ये डबल मेम्ब्रेन हम इसलिए बना रहे हैं कि रियल में न्यूक्लियस यानी केंद्रक दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, डबल मेम्ब्रेन। इसलिए हम यहाँ पे दो झिल्लियाँ दर्शा रहे हैं। इतना गैप नहीं, इसका गैप पता है ना, 10 से 50 नैनोमीटर के बीच में होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम गैप नहीं देंगे। तो यहाँ देखिए, बाहरी आवरण है, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन बाहरी झिल्ली, बाहरी आउटर यानी बाहरी, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली। ओके, ये जो है अंदर का, अंदर ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन यानी आंतरिक झिल्ली। बिल्कुल चीज़ों को एक एक स्केच करके चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। और ये दोनों मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के जो स्पेस है ना, ये दोनों के बीच का जो स्पेस है, इसको हम बोलेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस। के बाद फिर ये जो है, इसको हम क्या कहेंगे, जो गैप है ना, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। यही सारा के सारा इसमें डिविजिबल ही सारा का सारा ये टॉपिक को कवर कर लेगा, है। इसके बाद इसमें एक देखिए, ये न्यूक्लियोलस,
क्या होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। तो दिस इज द न्यूक्लियोलस। 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 ठीक, न्यूक्लियोलस हुआ। न्यूक्लियोलस। इसमें बहुत सारे एंड टेंजेंट फॉर्म में क्रोमैटिन धागे एंड टेंजेंट फॉर्म में बिखरा हुआ है ना, एंड टेंजेंट फॉर्म में बिखरे हुए फॉर्म में यहाँ पे क्या रहेंगे? क्रोमैटिन। तो इसको हम क्या नाम देंगे? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। क्रोमैटिन है ना, धागा। ये क्रोमैटिन जो धागा है दोस्तों, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो प्रोटीन और दूसरा यहाँ पे डीएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन, ये भी प्रोटीन ही है, हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ये बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है? बेसिक इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक। और जब डीएनए होते हैं क्या? डीएनए होते हैं एसिडिक। डीएनए होते हैं एसिडिक। और हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर। और जब डीएनए को यानी क्रोमैटिन धागा में जो डीएनए होता है, तो डीएनए के ऊपर ये हिस्टोन प्रोटीन जब लग जाता है तो बेसिक प्लस एसिडिक दोनों मिलकर न्यूट्रल इन नेचर बना देता है। इसलिए ये उदासीन हो जाता है डीएनए। नहीं तो वो डीएनए रियल अगर ओरिजिनल नेचर में देखें डीएनए को तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं। इस पर ये हिस्टोन प्रोटीन से बांधने का, बाइंडिंग का काम करता है। और इसको एक जो अनटेंजेंट फॉर्म में होता है ना, ये क्रोमैटिन धागा जो होता है क्या होता है? क्रोमैटिन धागा जो होता है अनटेंजेंट फॉर्म में होते हैं। अनटेंजेंट फॉर्म में होते हैं, यानी कि बिखरा हुआ। उसको एक शेप प्रदान करने का काम, एक पार्टिकुलर शेप प्रदान करने का काम यही हिस्टोन प्रोटीन जब बाइंडिंग करता है तो उसको बनाता है ना। ये है हमारा न्यूक्लियोलस। तो जब हम यहाँ पे टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्या? न्यूक्लियस यानी हिंदी केंद्रक। न्यूक्लियस यानी केंद्रक टॉपिक को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसमें ये सारा के सारा चीज है ना, सारा का सारा ये सारा चीज हम इसमें पढ़ रहे हैं। और ये जब ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन में देखिएगा, आउटर मेम्ब्रेन ये ऐसे फोल्डिंग, इसमें ये फोल्डिंग जो है क्या है? RER। क्या है? RER। ये फोल्डिंग RER है। इसके मेम्ब्रेन पे राइबोसोम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। ये अटैच होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये सब क्या है? रेड डॉट ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। ये क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम पाए जाते हैं इसके मेम्ब्रेन पे। ओके, इसके मेम्ब्रेन पे राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसमें भी राइबोसोम होते ही हैं, इसमें भी राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम होता क्या है कि कुछ राइबोसोम न्यूक्लियर पोर से निकल के और आउटर मेम्ब्रेन पे जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? आउटर मेम्ब्रेन पे आकर के संचय हो जाता है।
इनर मेम्ब्रेन पे नहीं, आउटर मेम्ब्रेन पे। और इसके अंदर ये फ्लूइड के रूप में, इसके एक फ्लूइड के रूप में ये फ्लूइड होते हैं, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, इस फ्लूइड का नाम क्या देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या देंगे, ये फ्लूइड का नाम हम क्या देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस प्रकार से आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि ये सेल है और सेल के अंदर में जो ये फ्लूइड है, सेल के अंदर में है ये फ्लूइड है, उसको हम क्या बोले थे, साइटोप्लाज्म। क्या बोले थे, साइटोप्लाज्म। यानी कि सेल के अंदर अगर प्लाज्मा है तो उसको साइटोप्लाज्म, फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म। अगर इसके अंदर है यानी कि न्यूक्लियस के अंदर है तो इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे। तो इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्यों ये सेल है, ये इसलिए ऐसी बता दिए हैं, इसका कोई काम है नहीं यहाँ, कंपैरिजन के बस पर्पज से, कि जब हम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है तो इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। अगर न्यूक्लियस के अंदर अगर फ्लूइडिटी है, फ्लूइड है, तो इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। बस इसलिए हमने आपको वहां पे बता दिया। ये सारे चीजों न्यूक्लियर पोर कहीं लिख दिया मैं, हाँ न्यूक्लियर पोर, इनका काम है, न्यूक्लियर पोर का मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन करवाना, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। यानी कि बाहर से चीजों को अंदर, अंदर से चीजों को बाहर। बहुत सारे ऐसे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, है ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, 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 मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि कुछ बड़े, है ना, बड़े आकार के, बड़े आकार के, बड़े आकार का अणु को, बड़े आकार के जो होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को आर पार करवाने का काम, करवाने का कार्य कौन करता है, कार्य तो हमारा यही न्यूक्लियोपोर करता है। ओके, न्यूक्लियोपोर करता है, न्यूक्लियोपोर करता है। ये बहुत ही सबसे मेन जरूरी चीज है, ये आपका डायग्राम। इसमें आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे ध्यान देंगे, इनर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के टच में है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के प्लाज्मा से वो टच में है। जबकि जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो आउटर मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म से टच में है, क्योंकि इसके ऊपर भी तो है ना मेम्ब्रेन, है ना, सेल का मेम्ब्रेन आ जाएगा। तो अगर बोलेगा क्वेश्चन में अगर पूछ जाए कि आउटर मेम्ब्रेन इज टच्ड विथ, ऑप्शन में दे देगा तो आपको मारना है साइटोप्लाज्म, और इनर मेम्ब्रेन इज टच्ड विथ तो न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म से टच में है ये हमारा आंतरिक भित्ति, ओके, और बाहरी भित्ति है हमारा साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस हमने आपको बता ही दिया। न्यूक्लियस को, न्यूक्लियोलस को लिटिल न्यूक्लियस भी कहा जाता है। लिटिल न्यूक्लियस एक प्रकार का छोटा न्यूक्लियस ही है ये, तो लिटिल न्यूक्लियस इसको हम कह देते हैं। लिटिल न्यूक्लियस के रूप में इसको जाना जाता है, लिटिल न्यूक्लियस के रूप में जाना जाता है, लिटिल न्यूक्लियस के रूप में जाना जाता है। तो एक बार सारे चीजों को हम यहाँ पे बैठ के खड़ा होकर देखेंगे, ध्यान देंगे। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस,
ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो होता है दोस्तों, ये 10 से 50 नैनोमीटर इनके बीच में स्पेस होता है। यहाँ भी ये चीजों को लिख लेंगे, इंडिकेट कर देंगे, ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है ना। तो ये विथ फिगर आपका सारा के सारा चीज ये हो गया, विथ फिगर सारा। उसके बाद इसके बारे में हम सामान्य जानकारियां अब लेंगे, इसके बारे में सामान्य जानकारियां हम यहाँ पे लेंगे। तो इसको थोड़ा ऊपर स्लाइड कर देते हैं, नहीं तो फिर चेंज कर देते हैं स्लाइड। नेक्स्ट में हम इस पे सामान्य जानकारियां भी इसके बारे में लिखेंगे, सामान्य जानकारियां, सामान्य जानकारियां। न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हम पढ़ रहे हैं, यानी कि केंद्रक, केंद्रक, केंद्रक। इसको हम क्या कहेंगे, कैरियोथिका भी हम बोलते हैं, इसको हम कैरियोथिका भी हम बोलते हैं, या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इन्वेलप, इन्वेलप ये भी हम इसको बोलते हैं। कैरियोथिका हम इसलिए बोल देते हैं, कैरियोथिका, कैरियो यानी कि न्यूक्लियस, अथिका मतलब पोर्शन, ओके, यानी कि उसके ऊपर जो आवरण होता है, कैरियोथिका भी हम इसको बोल देते हैं। चलिए सामान्य जानकारी में हम यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करेंगे। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, केंद्रक कोशिका, केंद्रक कोशिका, केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग, केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो कि कोशिका, कोशिका के नियंत्रण, कोशिका के नियंत्रण का कार्य करता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के दो भाग हो गया है ना, जैसा कि हमने फिगर में भी हम लोग देख लिए, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनर, ये दो उनका लेयर होता है न्यूक्लियस का। ये भी हम लिख लेते हैं, अतः यहीं पे हम लिख लेते हैं, अतः न्यूक्लियस यानी केंद्रक, न्यूक्लियस दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली का आवरण है, का आवरण है। यहीं पे हम लिख लेंगे कि न्यूक्लियस दोहरी झिल्ली का आवरण है ना। क्यों? कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से मिलके बना है। गोल आकृति के साथ, गोल आकृति के साथ केंद्रक का 3 भाग है ना, 3 भाग है। पहला भाग क्या है?
क्रोमैटिन धागा, क्रोमैटिन धागा जो कि उसमें सारा फिगर में दर्शाया हुआ है। दूसरा है प्रोटीन, इसके ऊपर राइबोसोम भी है, इसलिए है राइबोसोम का मौजूदगी, तभी तो प्रोटीन बनेगा। और इसमें डीएनए भी है। क्या है? डीएनए भी, जो कि जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल के रूप में यहाँ पे डीएनए कार्य कर रही है। साइटोप्लाज्म भी है, 3 क्या 4 लिख सकते हैं यहाँ पे, 4। यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी तो लिख ही सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब हम एक एक चीजों को, ये जो जितने भी हैं क्रोमैटिन धागा, प्रोटीन यानी राइबोसोम, डीएनए और साइटोप्लाज्म, इसको हम लोग एक एक करके चीजों को समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म ये जो है ना, एंजाइम के रिएक्टिविटी को, एंजाइम के रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है। साथ ही साथ न्यूक्लियोटाइड, है ना, न्यूक्लियोटाइड का कार्य भी सफलतापूर्वक कराने में मदद करता है। साइटोप्लाज्म का ये हो गया, मदद करता है। दूसरा हो गया इसमें कि अब क्रोमैटिन के बारे में हम देख लेते हैं ना। क्रोमैटिन ये चीज समझिएगा, ये जब डीएनए भी आपको बताएंगे, क्रोमैटिन धागा जब हम डीएनए भी बताएंगे और आरएनए, उसमें भी हम इसको समझाएंगे। तो यहाँ ही हम आपको थोड़ा ढंग से समझा देते हैं। क्रोमैटिन धागा जो है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन जब मिल जाता है तो वो डीएनए का संरचना दे देता है। होता क्या है कि ये सबसे पहले, है ना, सबसे पहले जब सेल डिवीजन होता है, सेल जब डिवीजन होता है तो बिफोर सेल डिवीजन ऐसे रहता है, बिफोर ऐसे पूरा टुकड़े के फॉर्म में, अनटेंजल फॉर्म में, ओके, अनटेंजल फॉर्म में होता है। क्या होता है? अनटेंजल फॉर्म में, है ना, अनटेंजल्ड फॉर्म में होता है। और जब हम विथ हिस्टोन प्रोटीन का जब हम इसमें यूज कर लेते हैं, दोस्तों, तो ये जो हमारा है ना, ये जो अनटेंजल्ड फॉर्म है, वो आपको एक शेप प्रदान करने लग जाता है और आगे जाके क्रोमोसोम के रूप में ये आ जाता है। ये हो गया इसका सेंट्रोमियर, है ना, ये हो गया इसका सेंट्रोमियर। इसको बता दें, ये हमारा ये हो गया इसमें सेंट्रोमियर, ये डीएनए, ये सब पैकिंग के रूप में हमारा डीएनए हो गया, डीएनए ये सारा के सारा हो गया। और ये हमारा क्रोमोसोम बना लेता है। क्या बना लेता है? क्रोमोसोम बना लेता है।
यही इसका मेन खास रूप है। सबसे पहले तो एंड टेंजेंट फॉर्म में रहा। जब कोशिका विभाजन हुआ, क्या हुआ? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जब हुआ तो विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इस प्रकार के फॉर्म में वो हो गया। तो ये इसको है ये डीएनए, और इसमें ऐसे ये के रूप में हमारा हिस्टोन प्रोटीन लग जाता था। इसमें हिस्टोन प्रोटीन जब हमारा इसमें मिल गया तो ये हमारा डीएनए बन गया। डीएनए ये हमारा इंडिकेट किसका है? हिस्टोन प्रोटीन का। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। इसी में हमारा डीएनए में जीन हुआ। जीन ही हमारा जेनेटिक मटेरियल का मुख्य आधार माना जाता है। तो ये हमारा एंड टेंजेंट फॉर्म में क्रोमैटिन धागा हुआ। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन धागे हुए। जब इसमें होता है तो थोड़ा सा और बता दें कि जब क्रोमैटिन धागे होते हैं तो इसमें हमारा क्रोमैटिन धागा भी दो प्रकार के क्रोमैटिन धागे में वहां दिखता है। जब हम क्रोमोसोम आपको पढ़ाएंगे, एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन, 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 और एक होता है यूक्रोमैटिन। जब हम क्रोमोसोम पढ़ाएंगे तो क्रोमोसोम में ये चीजों को हम बताएंगे। तो ये जो यूक्रोमैटिन है ये हमारा ट्रू है, यही हमारा ट्रू क्रोमैटिन है। जब हम क्रोमोसोम में बताएंगे तो ये हमारा